न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं, देश व समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स नगमा को प्लीज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर हफ्ते किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आज फिर आई हूँ एक ऐसी शख्स को लेकर आपके साथ जो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिनका नाम है सलीम अहमद कुरैशी। जी हाँ, ये ऐसी शख्सियत हैं जो देश और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के कार्यों में देश का हाथ बटा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलीम अहमद कुरैशी की, जो लॉकडाउन से लेकर अब तक सब लोगों को तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, साथ उन लोगों को खाने का सामग्री भी दे रहे हैं। आज उनके साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसके लिए हमें मजबूर होना पड़ा कि हम उनके पास दोबारा आए हैं और उनका इंटरव्यू हम चाहते हैं लोगों तक पहुंचे। जी हाँ, उनके साथ कुछ दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ है जो बड़ी ही शर्मनाक घटना को अंजाम देता है। दिन पहले उनकी फैक्ट्री में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। 2 से 2.5 लाख रुपए की माल चोरी कर ले गए। अभी तक उन चोरों का कोई पता नहीं चल पा रहा। ऐसे शख्स के साथ कोई ऐसा क्यों कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। मगर फिर भी शकील अहमद का कहना यह है कि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जरूरतमंद हैं तो मेहनत करें और मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालें। ऐसा नहीं कि आप चोरी कर अपना परिवार का पेट पालें। सलीम अहमद कुरैश कबीले से ताल्लुक रखते हैं। जैसे वो दिखते हैं ऐसा ही उनका दिल भी है। वो लोगों की जरूरतों को समझते हैं तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों के घर तक सामान पहुंचाते हैं, कुछ लोगों को पैसे से भी मदद करते हैं। उनका कहना यह है कि मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करूं, जो जाके हम इस देश की बड़ी आपदा में एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम जातिवाद ना करें, क्योंकि सही मायनों में ये बीमारी तो खत्म हो जाएगी, मगर अगर हमारे दिलों में नफरतें बैठ गईं तो शायद वो खत्म नहीं हो पाएंगी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी स्टूडियो खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर बार किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी जागरूकता मिले, ताकि आप लोग भी देश के लिए तन मन धन से खड़े रहें। एक सज्जन है हमारे साथ जो देश और समाज का काफी समय से, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से देश की सेवा कर रहा है, बल्कि उससे पहले से भी करते आए। मगर उनका देशभक्ति का जज्बा इतना है कि लोगों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते। मगर उन्हीं के साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर बड़ी शर्म आती है कि कुछ लोगों ने उनकी फैक्ट्री में चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया। आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे, क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों का अपना पूरा परिचय दें आप। मैं सलीम अहमद कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश राष्ट्रीय सचिव। मेरठ से मेरा ताल्लुक है, मेरठ में ही मेरी फैक्ट्री है। जैसा कि आपने फैक्ट्री के मुताल्लिक बोला, तो फैक्ट्री में मुझे 22 तारीख की रात को चोरी की घटना हुई। बहुत बड़ा दुख हुआ। हालांकि चूंकि लॉकडाउन है तो कोई मैंने कानूनी कार्रवाई ऑनलाइन की, माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पे शिकायत की। उसके बाद अब हालात ये हैं कि जो भी लॉकडाउन के बाद में कानूनी कार्रवाई ये पुलिस करेगी, या अगर कहीं वो चोरी का सामान पकड़ा जाता है तो मुमकिन है कि मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है कि जो देश और समाज की सेवा करते हैं और काफी सालों से संस्था से जुड़कर मेहनत कर आगे बढ़े हैं, ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो बड़ी शर्म आती है। हम इस घटना पर भी बात करेंगे सर से। सर, फैक्ट्री में आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ और किस तरह से ये घटना पूरी घटी? फैक्ट्री में तकरीबन लगता है मुझे कि 1.5 लाख रुपए के आसपास वो सामान लेकर गए। और इस चोरी का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे पूरी इस इंडस्ट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के एक विभाग ने, एमडी ने बर्बाद किया है। चूंकि यहाँ एक इंडस्ट्री एरिया है और जो मीट जोन कहलाता है, तकरीबन 27-28 फैक्ट्रियां हैं, जिससे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान तो गवर्नमेंट को है, जो 15 सालों से यहाँ पर चल रही थी। अच्छा। उसके बावजूद एमडीए के अंडर में वो नहीं आती थी। जब वो फैक्ट्रियां बनी थी जिला पंचायत के अंडर में आती थी। अब एमडीए के अंडर में आई तो एमडीए ने कहा कि भाई आप इसमें अपना रेगुलाइज कराइए, इसका नक्शा पास कराइए। तो सभी फैक्ट्री के लोगों ने अपने नक्शे दाखिल कर दिए, लेकिन
एमडीए ने उसमें हेल्प इसलिए नहीं की क्योंकि एमडीए अगर नक्शा पास कर देता है तो जो हमारे पास 15 एनओसीज ऑलरेडी सभी विभागों की हैं तो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एमडीए चूंकि हर माह एक बहुत अच्छी खासी रकम वसूलता था और नक्शे अप्रूव करके उसकी वो रकम बंदी हो जाती, तो अभी 6 महीने पहले मेरी फैक्ट्री को बंद करा दिया गया एमडीए द्वारा, जिसके अंदर हमारे समन शुल्क जमा है एमडीए में। कुछ अधिकारियों ने हमसे 20% अलग से पैसा लिया और 20 लाख रुपए मेरे जमा है, करोड़ों रुपए जमा है। और मैं मानता हूं कि जो सरकार है उसको ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक ही विभाग के लोग कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। सरकार को सूचना नहीं मिल पा रही, सरकार अंधेरे में रखा गया सरकार को। सर, आप जिस संस्था से जुड़े हैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कब आप इस संस्था को ज्वाइन करा, कैसे मन में आपके आया कि मैं देश की सेवा करूं और इस संस्था को ज्वाइन करूं? देखिए, मुझे सुनने में आता था अब से तकरीबन 18 साल पहले कि हिंदुस्तान में हमारी जो कम्युनिटी, जिस कबीले से हमारा ताल्लुक है, कुरैश कबीला, कहने को तो कुरान में भी कुरैश का जिक्र है, लेकिन उस तरह के सिम्टम हमारी बिरादरी में पाए जाते हैं। चूंकि 98% वाहिद ये बिरादरी ऐसी है जो बिजनेस करती है और बिजनेस करती है, बिजनेस का जज्बा रहता है और बिजनेस के साथ साथ इसके अंदर ज़कात, खैरात, इमदाद का भी बहुत बड़ा जज्बा है, मेहमान नवाजी का बहुत बड़ा जज्बा है। तो ये सोचने के बाद में मुझे इस बिरादरी में नजर आया कि इस बिरादरी के अंदर इल्म और तालीम की कमी है। तब फिर मैंने सर्च किया कि मुझे कहाँ जुड़ना चाहिए। तो तकरीबन 90 साल पहले भैया जी रशीदुद्दीन कुरैशी, मेरठ से ताल्लुक था आपका, तो बहुत बड़ा खानदान है भैया जी वालों का। उन्होंने तकरीबन 90 साल पहले इस तंजीम को कायम किया, फिर उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ। और कमाल की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के बड़ी शख्सियत जो सफ़ीर भी रहे हैं दूसरे मुल्क के और चीफ जस्टिस अब्दुल सत्तार साहब रहे हैं, उसके बाद बड़े काबिल एहतराम सिराजुद्दीन कुरैशी जो बहुत ही नामचीन इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे सदर भी, वो अभी 4th टाइम है, यानी 4थी बार 5 साल में इसका इलेक्शन होता है। इससे हमें प्रेरणा मिली और हमने इसमें पूरा ताउन किया, पूरा टाइम दिया। तकरीबन मुझे 18-19 साल इसमें जुड़े हुए हो गए और अभी जो हम काम करने जा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ टोटल हिंदुस्तान की उस आवाम को जो तालीम से बहुत दूरी बनाए हुए हैं, वो तालीम याफ्ता और इल्म हासिल करें। ख़ास तौर पर अभी हमारा इस कोरोना जैसी बीमारी के बाद मुझे लगा कि जिस तरह की अफवाहें, झूठी अफवाहों पर लोग ध्यान दे रहे हैं, तो इन अफवाहों पर ना जाके इल्म हासिल करने के बाद हम अपने पूरे मुकम्मल सिस्टम को समझें। झूठी अफवाहें तभी बाज आएंगे जब हमारे पास इल्म होगा। बिल्कुल सही कहा। अगर आप अफवाहों पे ध्यान देंगे तो आप अपना लक्ष्य भूल जाएंगे। अगर आपको लक्ष्य पाना है तो अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके बच्चे तालीम पढ़ लेंगे, तालीम हासिल कर लेंगे, तो उन्हें कोई भी मंजिल पर जाने से नहीं रोक सकता। और ये हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको इल्म हासिल करना है तो आप चीन तक भी जाएं, यानी कि इल्म के लिए आपको जहां भी जाना पड़े आप इल्म हासिल करें। हम एक सवाल और लेंगे सर से, कैसा लगता है उनको जब वो जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हैं और कैसा फील करते हैं? सर, जैसे आप सालों से जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते आए हैं और ये सही बात है कि अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप इसलिए उनके लिए खड़े हैं, तो क्या महसूस करते हैं कि और जज्बा होता है कि मैं और लोगों की हेल्प करूं? बेशक, देखिए, जैसा कि इंसान को खाना खा के एक सुकून मिलता है, मुझे उन जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर कर एक सुकून मिलता है। जैसे जो जरूरतमंद है, अगर काश हम वहां होते तो क्या कंडीशन हमारी होती। जिस तरह से वो बेझिझक एक हस्बे हैसियत इंसान के सामने हाथ फैलाते हैं, अपनी जरूरत पेश करते हैं और हम इस काबिल हैं, हम उनको पूरा करते हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कहता हूं कि हर मोमिन हर इंसानियत के नाम पर कड़ी में कड़ी जोड़ेंगे। हम कुछ सवाल ऐसे लेंगे जो सही मायनों में सरकार तक पहुंच सके और सही मायनों में जागरूकता मिले सरकार को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज सरकार की नजर में वो सब चीजें नहीं है जो उनकी नजर में होना चाहिए। आइए हम लेते हैं सर से एक मुद्दा। सर, क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, सरकार तक क्या मैसेज जाना चाहिए इस लॉकडाउन के बारे में? जो जरूरतमंद है, जिनकी जरूरत नहीं पूरी हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं सरकार को मानता हूँ, जैसे ट्रीटमेंट एक एलोपैथिक और होम्योपैथिक होता है, इसी तरह से सरकार जो है ये होम्योपैथिक है और आवाम को जरूरत है एलोपैथिक की। वो चाहते हैं कि दर्द हुआ फौरन पेन किलर दीजिए, हम ठीक हो जाएं।
इस तरह से मैं ये सरकार को और आवाम के बीच की बात को देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को होम्योपैथिक की आदत डालनी चाहिए जो बीमारी जड़ से खत्म हो। हम खुद अभी एकदम से पेन किलर लेके अभी वक्ती तौर पर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा दर्द ठीक हो जाए और फिर दोबारा एक हफ्ते बाद फिर दोबारा से वो दर्द हो, तो सरकार की नीति को मैं समझता हूँ कि नीति बिल्कुल साफ है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की भी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी, वो हमारी इस आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को होम्योपैथिक से बिल्कुल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो जल्दबाजी ना करे आवाम और सरकार पर भरोसा रखे, क्योंकि अब से पहले भी सरकारें आई हैं, तरह तरह की टिप्पणियां होती हैं। सरकार में लोग अलग अलग पार्टियों में थे, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं लेकिन लाइक करता हूं ऐसी चीज को, जैसे प्रधानमंत्री हमारे बहुत सीरियस है पूरे मुल्क के लिए। रही जरूरतमंद की बात, 150 करोड़ लोगों में बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी रहेगी कि सामान नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। उसके लिए हम जैसे और भाई बहुत हमसे बहुत कद्दावर लोग बहुत आगे आए हैं और आना चाहिए। और ये मुमकिन है कि एक वक्त आएगा, ये मुल्क में एक इतिहास होगा कि मुल्क की आवाम ने सरकार का साथ दिया और इस बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया। सर, एक सवाल मैं आपसे और लूंगी। अक्सर ये होता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बीमारी को फैलाया है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, तो आप मुस्लिम हैं, तो मैं सवाल चाहूंगी आपसे कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे? देखिए, ये मुद्दा बिल्कुल सीधे सीधे एक पॉलिटिकल स्टंट की तरफ चला जाता है। मैं मानता हूं कि जमात के लोगों की बेशक गलतियां रही हो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जमात के लोग कितने हैं? 100, 200, 500, और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जो है वो 25 करोड़ है तकरीबन। तो ये इस तरह की जो टीआरपी वाली बात आती है, कभी कभी दुख होता है मीडिया के लोगों से भी, कि मीडिया के लोगों को इतना फास्टली किसी चीज का डिसीजन नहीं लेना चाहिए और उसको तहकीक करें, सब्र करें। एकदम से उसको आग की तरह पेट्रोल डाल देते हैं उसके अंदर और आग लग जाती पूरे मुल्क में। कुछ ऐसे चैनल हैं जिन लोगों को इतना शऊर नहीं, वो चैनल पे चिल्लाते हैं बेवकूफी की बातें। अरे यार, आपको कोई बात समझानी तो चिल्लाने से समझ में नहीं आएगी, बल्कि समझाने से समझ में आएगी। जैसे कि आपने अभी सर से सुना कि सही मायने में काफी आबादी है और इस धर्म को, मजहब को ऊपर उठकर हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जातिवाद देखकर नहीं आ रहा है। एक वायरस, एक बीमारी है, अगर ये बीमारी फैल गई तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम सर से मालूम करेंगे क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में। काफी लोग ऐसे हैं जो लोगों नियम नहीं मानते हैं, रूल्स नहीं मानते हैं, और उस रूल को तोड़ते हुए पुलिस प्रशासन उन पर सख्ती करती, तो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन हम पर सख्ती कर रही है और हमें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो सर, आप क्या मानते हैं कि जो आज पुलिस प्रशासन सख्ती कर रही है, लोग नहीं सुनते हैं, तो क्या? देखिए, पुलिस प्रशासन सख्ती ऑलरेडी हर चीज में करती है। बेसिकली जब ये बीमारी नहीं होती तब भी गलियों में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके एनकाउंटर्स भी होते हैं, बिल्कुल, और झगड़ों में पिटाई भी होती है, थानों में बंद भी होती है। लेकिन क्या है कि उस चीज को इंडिविजुअली लेते हैं। आज ये एक सामाजिक, एक पूरे तकरीबन मैं कहता हूँ 99% लोगों को इसमें हिस्सा लेना जरूरी हो गया है, चूंकि ये पूरे मुल्क और सारी आवाम का मामला है। तो पुलिस इस वक्त जो कर रही है, पुलिस किसी तरह का एक इंडिविजुअल किसी को प्रोटेक्शन नहीं करके बल्कि पूरे मुल्क की हिफाजत में लगी हुई है और इस बीमारी से लड़ाई की बात है। अब ये नहीं है कि किसी समुदाय या किसी सामाजिक, किसी मुसलमान को वो परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारी आज़ादी, जो हमारी इल्म कम है हमारे अंदर, उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पर बंदिश हो गई है। बल्कि मैं कहता हूँ कि लोगों को इस चीज़ को छोड़कर पुलिस के और डॉक्टर्स के और पूरे प्रशासन, शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और हिम्मत से इस बीमारी से लड़ना चाहिए। ये बहुत काफी लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, हमें आटा, दाल, सब्जी नहीं मिलती जिस तरह से हमें मिलनी चाहिए, जो अपने बच्चों की जरूरत है, साबुन, तेल भी है, बहुत सारी जरूरतें होती हैं घर की, नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए प्रशासन उनको क्या इजाजत दे सकता है इस बात की कि भाई आप अपने परिवार के लिए कुछ कमाने निकले? क्योंकि अक्सर लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको पिटाई लगती है, वो नहीं बाहर निकल पा रहे, तो काफी लोगों की शिकायत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लॉन्ग टाइम तक घर में बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग और सिस्टमेटिक काम को लेके अगर हम करते हैं तो कुछ चीजें खोल दी है, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। या 1 महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में कोई तकलीफ आ जाए तो हम 2-2 महीने घर से नहीं निकलते, अपने बीमारों के लिए उनकी तीमारदारी में रहते हैं। तो अब हम जब इज्तिमाई तकलीफ है, एक वबा है, इससे लड़ने के लिए हम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? नहीं होना चाहिए। और रही बात ये कि गवर्नमेंट
ऑलरेडी चाहती है कि गवर्नमेंट हमारी फैसिलिटीज, हमारी ज़रूरतों की चीज़ें देखें और ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी और धीरे धीरे मुझे लगता है सब कुछ इक्वल ऐसे ही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए और गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही खुद इसके शिकार हो जाएंगे तो हमारा परिवार जब कौन संभालेगा। अगर आप अपने परिवार को पूरा संभालना चाहते हैं, सही मायने में अपने परिवार के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, तो रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। हम एक सवाल और लेंगे सर से, हम मालूम करेंगे सर, जैसे कि अब यहाँ के अधिकारी हैं, डीएम हैं और यहाँ के योगी आदित्यनाथ जो हमारे यूपी के हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, फास्ट डिसीजन ले रहे हैं और जो रेड जोन है वो अभी भी इशारा कर रहे हैं कि रेड जोन के लोगों को और हिम्मत बनानी है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश लोक नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें चाहिए कि जिस इलाके में हमारी वबा है, जिस इलाके में परेशानी, हमें थोड़ी सी हिम्मत बढ़ानी चाहिए और हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले पूरे सिस्टम, डीएम साहब, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चूंकि हम अक्सर खबरें देख रहे हैं और डीएम, अब तो गवर्नमेंट ने पूरा डीएम साहब को पूरी पावर दे दी है कि वो जिस चीज को चाहें अलाउ करें और इस तरह से हम बिल्कुल इसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लें। हम जब पॉजिटिव लेंगे तो हम सक्सेस होंगे, नेगेटिव लेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे और बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। जैसा कि अभी एक डॉक्टर कुरैशी महाराष्ट्र में अभी आज भी उसकी डेथ का एक मैसेज आया है। अब देखिए, जो एक डॉक्टर लोगों की हिफाजत और सेफ्टी और बीमारी का इलाज करते करते इंतकाल हो गया, हम तो क्या चीज है। एक आम आदमी में डॉक्टर में कितना डिस्टेंस है, वो कितनी केयर रखते हैं अपने आप को, उसके बावजूद वो लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों की फैमिली को कि जिन लोगों ने अलाउ कर रखा कि जाइए पब्लिक की आप खिदमत कीजिए, इलाज कीजिए। तो मैं हाथ जोड़ के, रमजान का वक्त है, पहले तो मैं पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को पूरा एक रमजान का मुबारकबाद देता हूँ और इबादत बेहतरीन तरीके से अपने घरों में करें और अच्छे से एक दूसरे से मोहब्बत कायम करें, एक दूसरे की मदद और हेल्प करें और सरकार का पुरजोर तरीके से लॉकडाउन में भी पॉसिबल के बढ़ेगा उन एरियो में जहाँ रेड जोन है। तो इसलिए हमें पूरा गवर्नमेंट का साथ देना है और गवर्नमेंट के कामों में कोई अड़चन नहीं लानी और पूरी तरह से हम तैयार रहें कि लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। और रही बात जरूरतें तो भूखा कोई नहीं मरेगा, एक पड़ोसी का ख्याल रखे, कोई भूखा नहीं मरेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने पड़ोसी का ध्यान रखेंगे तो शायद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि हमने पूरी जानकारी आप तक तो पहुंचाई ताकि आप लोग भी इस बात को समझ सकें कि जो आज हो रहा है वो हमारे लिए ही हो रहा है, ताकि हम लोग सेफ रह सकें, ताकि हमारा परिवार सेफ रह सके, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके। अगर हम नियमों का उल्लंघन करते चले जाएंगे तो नियमों की उल्लंघन करने की सजा तो हमें जरूर मिलेगी। हम और लोगों से काफी सवाल करते हैं, मगर हमने सर से आज ऐसे सवाल करे जो सही मायनों में आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमने हर सवाल सर से पूछा, हर सवाल का जवाब सर ने दिया और ये बात बिल्कुल सही है। रमजान का पाक महीना है, आज दूसरा रमजान है, तो ये बात आप लोग भी जाने कि इबादतें करें, अपने घरों में करें। अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया कि अगर आपके देश में आपदा आई है तो आप देश का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, उस देश की कभी बुराई ना करें जिस देश में आप रहते हैं। सर से एक चीज और पूछेंगे हम कि सर शिक्षा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? अभी इस तकलीफ के बाद हमने तय किया है कि तकरीबन मुस्लिम्स की टोटल पॉपुलेशन का 25% कुरैश बिरादरी को माना जाता है। मैं कहता हूँ मे भी पॉसिबल 20% हो सकता है। तो मान लीजिए कि 5 से 6 करोड़। मैं इस चैनल के माध्यम से कुरैश बिरादरी के उन कद्दावर इंडस्ट्रियल, छोटे बिजनेसमैन, मध्यम बिजनेसमैन और मजदूर तबके से भी कहता हूँ, चाहे वो 2% ही सही, कि हम एक तंजीम के माध्यम से, आज तक हमने, ये हमारी जो तंजीम है ये पॉलिटिकल नहीं है, कभी हमने कोई कलेक्शन नहीं किया, लेकिन हम अब पहली बार एक बात कहना चाहते हैं कि हम वाहिद एक नफर, एक इंसान से सिर्फ 100 रुपए की डिमांड करेंगे और हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी और कस्बों में स्कूल कॉलेज, गांवों में भी छोटे छोटे स्कूल खोलेंगे। और मैं आपको इसकी फिगर भी बता दूं, अगर एक वाहिद कुरैशी एक बंदा सिर्फ 100 रुपए देता है तो हमारे पास कम से कम हजारों करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा हो जाएगी। और इसी तरह से और मैं एक और आगाह कर दूं, चूंकि अब तक की जितनी भी ज़कातें, जितने भी मदरसों के अंदर हमारी बिरादरी के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की ज़कातें जाती हैं,
मैं कहता हूं कि अपनी मर्जी से आप उसको खर्च कीजिए, लेकिन ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के लिए वाहिद एक नफर सिर्फ 100 रुपए हमारे जमीयतुल कुरैश को देगा और इंशाअल्लाह उसका आईने की तरह हम हिसाब भी देंगे। इस लॉकडाउन के लिए दुआ करें, इससे हम जल्दी निजात पा लें और उसके बाद हम सरकार को इस एक सिस्टमेटिक बात लिखकर और ये हम फंड इकट्ठा करेंगे और पहली यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह मेरठ में कायम होगी और 100 बीघे में कायम होगी। तो आप देख सकते हैं कुरैश कबीले के सलीम अहमद ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहा। उन्होंने चाहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षा पे जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम भी इस पे काम करना चाहते हैं ताकि सही मायनों में जरूरतमंदों की जरूरत भी पूरी हो और अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमने आपको पूरी जानकारी दी, हमें दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आऊंगी किसी और का अनुभव लेकर। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। सर से एक चीज और पूछेंगे हम। सर, हमारे इंटरव्यू का तरीका आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम? देखिए, आपके माध्यम से मैं बताऊं, आपका चैनल, आपकी जो कुर्बानी है, ये जब से सोशल मीडिया पे पर्सनल इस तरह के चैनल आए हैं तो बड़ी सच्चाई मुल्क के सामने आई है। चूंकि जो नेशनल टीवी के लोग हैं वो डोर टू डोर गली कूचों में नहीं जा पाते, बहुत सी सारी चीजें छुपी रहती हैं। मैं सलूट करता हूं आपके इस चैनल को और मैं चाहूंगा कि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, पसंद करें और जो भी आपने नंबर डिस्प्ले किया है उस पर कॉल करके आपसे फायदा उठाएं। आप जैसे लोगों की कुर्बानी को मैं फिर दोबारा सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज में अपने अनुभव भरा एक बात रखी ताकि आप लोग जागरूक हो सके, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं ताकि आप भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सके। अपने आसपास के लोगों की जरूरतें आप खुद पूरी करेंगे तो और भी ज्यादा खुशी होगी। आप उसमें मिलजुल कर साथ रहें। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई जरूरतमंद है तो आप हमें इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। इसे नहीं रोक सकता। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी जरूरतमंद है तो आप मेरे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अगली बार फिर आऊंगी किसी और का अनुभव लेकर। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। अल्लाह हाफिज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज